दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र के अध्यायवार प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे संघ सरकार से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी तथा संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्यायवार प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस सेट संख्या 25। दोस्तों, पहला प्रश्न हम राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रश्न हैं उनसे लेंगे। देखिए, प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है। तो आप जानते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए, भारत का राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है, जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं इस निर्वाचक मंडल में दोस्तों। संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनाए गए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल बनता है उसमें संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दोस्तों, इसमें दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के भी सदस्य निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है। ऑप्शन है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल बनता है उसमें राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, विधान परिषदों के नहीं। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता, तो विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो कौन राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है। तो ये प्रश्न देखिए, आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके कार्य और दायित्वों का निर्वहन करता है, लेकिन यदि उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं हो तो कौन राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है। तो उत्तर है भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रदान करता है किसको। देखिए, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद। तो सही उत्तर है भारत का संविधान भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। तो देखिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति के लिए बनने वाले निर्वाचक मंडल में जो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित वाद और विवादों को कौन सुलझाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय भारत का करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित अर्हताओं में से कौन भारत और अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए उभयनिष्ठ है। देखिए, नागरिकता, न्यूनतम आयु, आवासीय शर्त, विधायिका के लोकप्रिय सदन के सदस्य होने की योग्यता। तो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, न्यूनतम आयु, क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति के लिए दोस्तों एक निश्चित न्यूनतम आयु का होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किससे होता है। तो सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। देखिए, इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं 50,000, 1 लाख, 1,50,000 और 75,000। तो उत्तर हो जाएगा जो संशोधित वेतनमान है उसमें राष्ट्रपति का वेतन
5 लाख रुपए प्रति माह है दोस्तों। आप जान लीजिए, ये प्रश्न पुराना है तो इसमें उस तरह से ऑप्शंस दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह है, जो कि आयकर से मुक्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रपति अपने पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो उत्तर है संसद के द्वारा भारतीय राष्ट्रपति अपने पद से हटाया जा सकता है, संसद द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सही उत्तर है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 61 यानी 61। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस तरह से होगी, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे संबोधित करके दे सकता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट को संबोधित करके दे सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो भारत का उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो आप जानते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव कराने आवश्यक होते हैं। तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति 6 माह तक ही कार्य कर सकता है। अधिकतम ये अधिकतम समयावधि है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को कब तक संभालता है? तो ये सीमा है 6 महीने तक। और राष्ट्रपति के रिक्त पद अवश्य भर लिया जाना चाहिए, कितने समय में? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसे 6 माह के भीतर अवश्य ही भर लिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? तो आप जानते हैं ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 72 यानी अनुच्छेद 72। ये राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त करने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहें तो वह किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा? तो राष्ट्रपति यदि अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले पद छोड़ना चाहें या त्यागपत्र देना चाहें तो वो उपराष्ट्रपति को संबोधित पत्र लिखकर अपना पद त्याग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं क्या क्या कार्य कर सकते हैं? देखिए, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर चुनाव के लिए आदेश ये नहीं कर सकते हैं, संसद के द्वारा पारित बिलों को सहमति देते हैं, सही है, और संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं, तो ये सही है। तो देखिए दोस्तों, लोकसभा को भंग करना, संसद द्वारा पारित बिलों को सहमति देना और संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करना, ये कार्य राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन 1, 3 और 4। तो कौन कौन? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के विशेषाधिकार यानी प्रिविलेज हैं? लोकसभा को भंग करना, राष्ट्रपति की नियुक्ति करना, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना या संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाना, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, ये सभी भारत के राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य हैं? तो ये अनुच्छेद याद रखिएगा, ये अनुच्छेद 74 है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? तो ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 78 यानी अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है, उसे अपने कार्यालय की गरिमा को कायम रखना है, उसे ये देखना है कि वो निष्पक्ष रहे, वह सरकार के अधीन एक लाभदायक पद धारण करता है, और वह यह बनना नहीं चाहता। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है, इसका कारण ये है कि उसे ये देखना है कि वो निष्पक्ष रहे। अगला प्रश्न है, कौन से भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो ये थे भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, जिनका जो चुनाव हुआ था वो निर्विरोध हुआ था।
अगला प्रश्न है कौन द्वितीय वरीयता के मतों से भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ था? तो ये थे वी गिरी यानी वाराह वेंकट गिरी, जो द्वितीय वरीयता के मतों से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। राष्ट्रपति के बाद आइए उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? तो ये उपराष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अगला प्रश्न है कौन एक सदन का सदस्य बने बिना भी सदन की अध्यक्षता करता है? तो ये है दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हुए भी राज्यसभा की बैठकों की या सदन की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है कैसे? तो याद रखिएगा भारत का उपराष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। थोड़ा सा जब हम इस पे डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, जबकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। इसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं, जबकि इसमें विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप जानते हैं 5 वर्ष का कार्यकाल होता है भारत के उपराष्ट्रपति का। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? देखिए वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, सही है। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उसे राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, तो ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये संसद के सभी सदस्यों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे अथवा उसकी मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, लेकिन ये अवधि 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती, तो ये सही है। तो सही उत्तर 1 और 4 हैं, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पद मुक्त कर सकता है? तो उत्तर है लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही भारत के उपराष्ट्रपति को पद मुक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कौन एक सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो ये है दोस्तों राज्यसभा। भारतीय जो सदन है विधायिका है उसका उच्च सदन राज्यसभा है और इसकी अध्यक्षता जो है उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो कि राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है और उसका राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि तक बना रहता है, लेकिन वह अपने पद से इससे पहले भी त्यागपत्र दे सकता है। वो त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सभापति निर्वाचित होता है किसके द्वारा? तो संसद के सभी सदस्यों यानी लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों ही शामिल होते हैं। आइए देखते हैं मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि भारत में मंत्रिमंडल का नेता कौन होता है? तो आप जानते हैं भारत में मंत्रिमंडल का नेता पीएम यानी प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके समक्ष उत्तरदायी होते हैं? तो उत्तर है मंत्रीगण व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के समक्ष उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है भारत में संघीय कार्यपालिका सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आप जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। इसमें जो कार्यपालिका होती है वो संसद के प्रति यानी संसद के निचले सदन के प्रति लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो उत्तर है संघीय कार्यपालिका या केंद्रीय मंत्रिपरिषद ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर है औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट में निहित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप कहाँ पर उपबंधित है? तो उत्तर है दोस्तों भारत में संघ के मंत्री के लिए जो पद की शपथ ली जाती है वो भारतीय संविधान की 3य अनुसूची में उपबंधित है। अगला प्रश्न है वास्तव में सभी महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की संयुक्त बैठक में या प्रधानमंत्री द्वारा।
तो सही उत्तर है जो कैबिनेट है दोस्तों, हमारा मंत्रिमंडल, वास्तव में सभी महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट द्वारा ही लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? देखिए, राष्ट्रपति, कैबिनेट, संसद या सशस्त्र बल। तो सही उत्तर है कैबिनेट। दोस्तों, देश की सुरक्षा के लिए जो आवश्यक महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं, इसलिए कैबिनेट ही देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही है? देखिए, कैबिनेट मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है, तो उल्लेख किया गया है। मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान के केवल अनुच्छेद 74 में उल्लिखित है, ये सही नहीं है, अनुच्छेद 74 में इसका उल्लेख नहीं है। मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में, तो यहाँ भी नहीं है। और मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में उल्लिखित है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है। और आप सभी को जो है हमारी राय है कि आप अनुच्छेद 352 को एक बार जरूर पढ़िएगा, और कुछ साथी हमें अनुच्छेद 352 कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे, और केवल वहीं पर कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में एक जगह किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? तो ये वर्ष था 1977 में दोस्तों, भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री यानी डिप्टी पीएम कौन थे? तो दोस्तों, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित नेताओं के भारत के प्रधानमंत्री बनने का सही क्रम क्या है? तो आप देख सकते हैं, बीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह, उसके बाद चंद्रशेखर, फिर एचडी देवगौड़ा, और उसके बाद आईके गुजराल यानी इंद्र कुमार गुजराल। तो सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। अगला प्रश्न है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI दोस्तों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो सही उत्तर है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, बिना संसद सदस्य हुए निम्नांकित में से किसको संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है? तो दोस्तों, भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल को संसद सदस्य न होने के बावजूद भी संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत में महान्यायवादी के पद के संबंध में कौन सा एक कथन सही है? देखिए, उसे भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार है, तो ये सही है। वो अपने कर्तव्य का निष्पादन सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में करेगा, सही नहीं है। उसका एक निश्चित कार्यकाल होता है, तो ये भी सही नहीं है। और भारत के राष्ट्रपति उस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करते हैं जिसे उच्च न्यायालय में नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा कि महान्यायवादी भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार इसको प्राप्त है। अब आइए विधायिका यानी संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आसान सा है कि भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होता है? तो उत्तर है भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। तो ये भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा संसद के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक संसदीय प्रणाली के संसद के बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारण किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? तो इसको दोस्तों प्रश्नोत्तर घंटा कहा जाता है या क्वेश्चन आवर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 118। दोस्तों, अनुच्छेद 118 में संसद के प्रत्येक सदन को प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, यदि सदन का सत्रावसान हो गया हो तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति। दोस्तों, सदन का सत्रावसान हो गया हो तो इसे आहूत करने के लिए या इसकी बैठकें बुलाने के लिए राष्ट्रपति अधिकृत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद के 2 सत्रों में कितना अंतर होता है?
तो उत्तर है भारतीय संसद के 2 सत्रों में अधिकतम 6 माह का अंतर होता है और इसीलिए कहा गया है कि सदन की बैठकें 2 बार, साल भर में 2 बार अवश्य ही होनी चाहिए और इनके बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक साल में कम से कम 2 बार संसद की बैठकें होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में संसद के एक सदन की गणपूर्ति क्या होती है? तो आप जानते हैं गणपूर्ति या कोरम सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संसद के अधिवेशन के दौरान संसद सदस्यों को किन मुकदमों में बंदीकरण से उन्मुक्ति प्राप्त है? तो याद रखिएगा दोस्तों, संसद के अधिवेशन के दौरान संसद सदस्य यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सांसद होते हैं उनको दीवानी मुकदमे में बंदीकरण से उन्मुक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसदीय व्यवस्था में 0 आवर यानी शून्यकाल किस देश की देन है? तो ये संसदीय शासन व्यवस्था में 0 आवर भारत की देन मानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद की जो कार्रवाई है, देखिए शून्यकाल या 0 आवर का अर्थ क्या होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, प्रश्नकाल और एजेंडा के मध्य का समय जो होता है वो शून्यकाल या 0 आवर कहलाता है। अगला प्रश्न है, संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो देख लीजिए, उत्तर जो हो जाएगा प्रश्नकाल के बाद के 1 घंटे का समय जिसमें कोई कार्यसूची नहीं निश्चित रहती है उसको शून्यकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संसद में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो आप जानते हैं दोस्तों, प्रश्नकाल और अन्य कार्यों के प्रारंभ होने के समय के बीच की अवधि ये शून्यकाल कहलाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश कराने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो ये शक्ति भारत की संसद को प्राप्त है। देखिए, भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश कराने की शक्ति भारत की संसद को है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये अधिकार संसद के पास है। और निम्नलिखित में से कौन एक किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्राधिकृत है? तो सही उत्तर है संसद। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, इसमें जो विकल्प हैं बहुविकल्पी प्रश्न हैं और कई विकल्प इसमें से सही हो सकते हैं। देखिए, किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है? तो उन सिद्धांतों के बारे में जानते हैं। नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष सही है। उपराष्ट्रपति की उच्च सदन की अध्यक्षता, मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना और कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होना। तो दोस्तों 1, 3 और 4, देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली कार्य करती है उसमें नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकार होते हैं और कार्यकारिणी निम्न सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है या बुलाता है? तो आप जानते हैं ये भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक भारत का राष्ट्रपति आहूत करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में या संयुक्त रूप में बैठती है तब जब राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाते हैं, तब दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप में बैठती हैं। अगला प्रश्न है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो उत्तर है संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या ज्वाइंट मीटिंग कब होती है? देखिए, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में, साधारण विधेयक के संबंध में या भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में। तो सही उत्तर है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के संबंध में होती है। याद रखिएगा दोस्तों, संविधान संशोधन, धन विधेयक और भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में संसद की संयुक्त बैठक आयोजित नहीं होती है, केवल ये साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान है।
अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर जिसको हम कहते हैं दोस्तों, ये संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति एक विधेयक को पुनर्विचार के लिए यानी अनुच्छेद 111 के अंतर्गत वापस करता है तब ये किसका उदाहरण है? वह ऑप्शन है पूर्ण निषेधाधिकार, सीमित निषेधाधिकार, निलंबित निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो का। तो सही उत्तर है ये निलंबित निषेधाधिकार का उदाहरण है, जब राष्ट्रपति एक विधेयक को पुनर्विचार के अंतर्गत वापस करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 123 यानी 123। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति अध्यादेशों को तब लागू करते हैं जब, तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश लागू किया जाता है जब अध्यादेश जारी करने से, देखिए राष्ट्रपति अध्यादेशों को तब लागू करते हैं जब संसद का सत्र चालू नहीं होता है और ऐसी दशा में कोई कानून बनाना आवश्यक हो, तब जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 यानी अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो। सही है। अध्यादेश का वही बल या शक्ति होती है जो संसद द्वारा निर्मित कानून का और उसकी मर्यादाएं संसद के अधिनियम के समान होती हैं। सही है। संसद के दोनों सदनों के पुनः समवेत होने पर उनके समक्ष रखा जाएगा। सही है। और अध्यादेश जारी करने से ये समाधान होना जरूरी नहीं है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण तुरंत कार्रवाई अपेक्षित है। तो ये आपका सही कथन नहीं है। ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। दोस्तों, अध्यादेश जारी करने के लिए ज़रूरी है कि ये जानना ज़रूरी है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करना या कानून बनाना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो ये दोस्तों देखिए, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम अवधि जो है ये 7.5 माह हो सकती है। और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के पुनः जुटने के बाद कितने दिन तक प्रभावी रहता है? तो ये 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के पुनः जुटने के बाद। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अध्यायवार प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आपने देखा राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र से आयोजित आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, और ये आपके आगामी परीक्षाओं के साथ साथ विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।